नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफ़ी वाला में। हमने इसके पहले ज्योग्राफ़ी की इस सीरीज़ में 50 क्वेश्चन देखे थे, आप लोगों का बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा है और आप इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एक सही मार्ग पे चलाते रहिए। आज हम जो है इसके दूसरे सीरीज़ में देखने वाले हैं कि क्या-क्या प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उसके क्या आंसर होंगे। पहला प्रश्न जो है आपके सामने है और मैं लास्ट वीडियो में यहाँ तक आपको छोड़ा था और मैंने कहा था कि आपको मैंने बताया हुआ है कि एक ट्रिक कोमो रेगुल, उस कोमो रेगुल ट्रिक का यूज करना है यहाँ। मैं ये कोमो रे गु और एल ई ये हमने आपको बताया था। अब देखिए कुराड जो है डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, तो सबसे ऊपर से आएंगे तो कुराड डिसकंटिन्यूटी कहाँ देखने को मिलेगा? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच देखने को मिलेगा। फिर मुंह से आता है मोहो विविक, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच देखने को मिलेगा, तो क्रस्ट और मेंटल से मिला देंगे। फिर उसके बाद रेप्टी, आर ई से आता है रेप्टी, तो रेप्टी को आप दोनों मेंटल के बीच मिला देंगे। उसके बाद आता है गु, यहाँ गुटेनबर्ग से पूछा नहीं है। फिर लेहमान पूछा है, तो यह दोनों कोर के बीच मिला देंगे, तो यह बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड हो जाएगा। यानी कुराड डिसकंटिन्यूटी जो है अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच स्थित है, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच स्थित है, मोहो डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच स्थित है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो लेहमान डिसकंटिन्यूटी ये आउटर कोड और इनर कोड के बीच स्थित है, तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के भूपर्वती पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए क्रस्ट के बारे में पूछा गया है कि क्रस्ट पे सबसे यह जो है ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप देखोगे क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये अगर मान लीजिए कि पूरे अर्थ पे पूछता, होल अर्थ पूछता, ये अगर होल अर्थ पूछता तो आप क्या बताते? आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूरे संपूर्ण पृथ्वी को पूछे तो आप आयरन बताएंगे, लेकिन अगर आपसे केवल इतना पूछ रहा है कि अब ये क्रस्ट में ही सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाए जाते हैं, तो आप ऑक्सीजन बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल को एस्थेनोस्फियर के नाम से जाना जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फियर। अब ये पूछा हुआ है कि एस्थेनोस्फियर किसका पार्ट है? तो यह जो है जब आप अर्थ को बनाते हैं तो ये ऊपर आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद मेंटल देखने को मिलेगा। इस मेंटल का ही अपर भाग जो है ये एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। तो ये किसका भाग आपको देखने को मिलेगा? ये अपर मेंटल का भाग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं? प्राइमरी रॉक किसे कहते हैं? तो आप देखोगे सबसे पहले रॉक में निर्माण होता है इग्नियस रॉक का। पृथ्वी के अंदर से, ये अर्थ के अंदर से मैग्मा जो है निकल करके और यहाँ सरफेस पे ये जमा होता है, तो इससे इसको हम जब जमा हो जाएगा तो लावा कहेंगे और इसी लावा से जो है इग्नियस रॉक बनता है। तो ये इग्नियस रॉक जो है यानी आग्नेय चट्टान, इसको हम प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं। अब इसके टूटने फूटने से सेकेंडरी रॉक बनेगा यानी सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। और चाहे प्राइमरी रॉक में चेंजेज आए तापमान और दबाव के कारण से, या प्राइमरी रॉक में चेंजेज आए, इन दोनों के जो है यानी इग्नियस रॉक और सादी चट्टानों के यानी सेडिमेंट्री रॉक के गतिक या तापीय प्रभाव के कारण से अगर बदलाव होगा तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानेंगे। तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वनस्पति एवं जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? फॉसिल्स फ्यूल जिसको कहा जाता है, तो फॉसिल्स एविडेंस जो है किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अब देखिए मैंने आपसे चर्चा किया कि ये इग्नियस रॉक किससे बनते हैं? मैग्मा से बनते हैं। ये मैग्मा से बनता है। अब मैग्मा जो है इतना हॉट रहता है कि इसके अंदर कोई अगर फॉसिल्स है भी तो जल के नष्ट हो जाएगा, या जो पुरानी चट्टानें बनी हुई है उस समय तक जीवों की उत्पत्ति भी नहीं हुई होगी, तो इसमें तो मिलने की संभावना ही नहीं है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलेगा और सादी चट्टानों के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर फर्दर जब इसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है और ये कायांतरित चट्टानें बनती है तो यहाँ भी फॉसिल्स फ्यूल खत्म हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कोयला तथा प्राकृतिक गैस ये किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अब देखिए कोयला क्या है, यह जो है अगर समुद्र के, या देखिए ये इधर जो है ऊपर एक हार्ड रॉक हो और यह जो है फिर नीचे सॉफ्ट रॉक हो और फिर जो है ये हार्ड रॉक, और ये ध्यान रखना है ये ऊपर वाली भाग जो है पोरस हो और नीचे वाली भाग यह जो है नॉन पोरस हो।
ये अगर इस तरह की स्थिति होगी कहीं के चट्टानों में और इसके बीच ये कोई सेडिमेंट्स या कोई फसल्स ये पड़ते हैं वनस्पतियों के, तो वहाँ पर ये ऑयल बनता है, पेट्रोलियम बनता है, और उसी तरह के कंडीशन में ये नेचुरल गैस भी बनता है। अगर मान लीजिए कि अगर धरातल के नीचे पेड़ पौधे में बहुत बड़े बड़े टिम्बर्स गिर गए, ऑक्सीजन के बहुत लिमिटेड मात्रा में कई सालों तक उसमें यह प्रक्रियाएं होती रहती, रासायनिक चेंजेज होते हैं, तो आगे चलकर वो क्या बन सकते हैं, वो कोयला बना सकते हैं। तो कोयला अगर देखोगे और प्राकृतिक गैस देखोगे, ये किस तरह के चट्टानों में देखने को मिलेंगे, तो ये सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कोयला के यहाँ चार ये प्रकार पाए जाएंगे। ये सबसे एक तो आपको देखने को मिलेगा एंथ्रासाइट, एक आपको देखने को मिलेगा एंथ्रासाइट, दूसरा आपको देखने को मिलेगा लिग्नाइट, तीसरा आपको देखने को मिलेगा बिटुमिनस, और चौथा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पीट। अब इसमें सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है पीट, जबकि सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। तो ये आपको जो जितने भारत के अंदर दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी वैली के, यानी अगर हम देखें गुडवाना साइल की जितनी चट्टानें हैं, तो उसमें जो आप देखोगे एंथ्रासाइट कोयला और बिटुमिनस कोयला ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है, यानी लाइमस्टोन में अगर चेंजेज आते हैं तो ये क्या बनता है। तो लाइमस्टोन अगर चेंज होता है तो ये बनता है संगमरमर, मार्बल। ये क्या बनता है, ये संगमरमर बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन अगर चेंज होगा तो ये क्वार्टरजाइट बनाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है, तो संगमरमर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन से चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे, यह जो है ये प्राचीन है, इसमें सबसे प्राचीन आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले बनने वाला रॉक वो है इग्नियस रॉक। तो सबसे प्राचीन रॉक क्या होगा, इग्नियस रॉक हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको मैच कराना है। ये जो है, अब ये कूट दिए गए हैं और इस कूट से आपको, इसमें आपको जो है मैच कराना है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें आप देखोगे ग्रेनाइट, यहाँ सूची 1 है और सूची 2 है, तो ग्रेनाइट को हम मिला देते हैं यहाँ पर अग्नि चट्टान से, ठीक है। दूसरा आप देखोगे पेट्रोलियम, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइलाइट, और फाइलाइट जो है ये मेटामॉर्फिक चट्टान है। और बेसाल्ट भी देखोगे, ये भी इग्नियस रॉक है। मतलब इग्नियस रॉक के यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो दो जो है ग्रेनाइट भी और बेसाल्ट भी, ये दोनों जो है इग्नियस रॉक की ही स्वरूप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया है, आगरे का किला और दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, और ये बलुआ पत्थर कैसा चट्टान है, ये आपको सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा या औसादी चट्टान हो जाएंगे। तो चाहे आगरे का किला हो या दिल्ली का किला हो, ये सब किससे बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। कायांतरित को ही जो है हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, इसी को हम लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित, ये यानी मेटामॉर्फिक रॉक, ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। ये कौन सा इसमें कह रहा है कि नहीं है, देखो ध्यान देना है कि कौन मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये मार्बल तो है, मेटामॉर्फिज्म से बनता है। अब चूना पत्थर नहीं है, चूना पत्थर सेडिमेंट्री रॉक है, इसी के मेटामॉर्फिज्म से ये संगमरमर बनता है, मार्बल बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका चूना पत्थर सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अब देखिए, सिस्मिक वेव को दो रूपों में मापा जाता है, दो चीज़ों से मापा जाता है। एक तो इसके परिमाण की बात किया जाता है, एक तो इसकी परिमाण की बात किया जाता है कि कितना क्षति किया, और दूसरी बात किया जाता है इंटेंसिटी की, यानी इसके तीव्रता की। अब जहाँ पर इंटेंसिटी अगर आपको दिखा होगा, तो मैंने आपको बताया कि आप यूज करते हो ना एम की मोबाइल, मतलब एम से मार्कली और आई से इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी को किससे मापते हैं, मार्कली स्केल से। अगर ये परिमाण पूछा होता या निकलने वाली ऊर्जा पूछा होता, तो हम क्या करते हैं, रिक्टर स्केल करते, तब यह जो है रिक्टर स्केल आपको देखने को मिलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्कली स्केल हो जाएगा। इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपसे जो है कुछ ज्वालामुखी दी गई है और इनको मैच करने के बारे में पूछा गया है। तो आप देखोगे इसमें आपको फ्यूजियामा दिया गया है, या ये
कटम दिया गया है, विसुवियस दिया गया है, इरेबस दिया गया है और यहाँ पर कूट दिया गया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा को आप मिलाओगे जापान से। अब ये जो ही आप इसको मैच कराए, फ्यूजियामा को मैच कराए 1 को 3 से, 1 को 3 से मैच कराए, तो ये सारा का सारा जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना। यहाँ देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये कैसे इसको कर लोगे, एक जो है, एक को आपने मिलाया यहाँ पर फ्यूजियामा को जापान से, ठीक। फिर उसके बाद आप कटम को या यह जो है आप मिलाओगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए को। फिर उसके बाद जो है यहाँ अगला जो है विसुवियस को आप मिलाओगे यहाँ पर इटली से, और माउंट इरेबस को मिलाओगे ये अंटार्कटिका से। तो क्या हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक। आपके ऑप्शन क्या होंगे 3 4 1 2, यानी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यानी अगर आप देखोगे जब भूकंप आना होता है उसके पहले जो है, ये भी एक तरह का मेजरमेंट की तरीका है, पूर्वानुमान लगाने की तरीका है कि वायुमंडल में लगातार जो है रेडॉन गैसेज की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब भूकंप आने वाला होता है तो किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको जो है आप क्या ध्यान में रखेंगे, रेडॉन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के पूछा गया है कि सरफेस पे जहाँ भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं। अब देखिए अर्थ के अंदर ये सरफेस है, या जो है अगर सरफेस है तो सरफेस के अंदर जहाँ से भूकंप शुरू होता है तो इसको हम फोकस कहते हैं, इसको भूकंप मूल कहते हैं। और यहाँ जहाँ सबसे पहले इसको अनुभव किया जाता है, जब सतह पे आओगे तो इसको ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं। इसको हम जो है ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं, यानी अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र। तो यह जो है अधिकेंद्र आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा भूकंपीय तरंग पृथ्वी के धरातल पे सबसे पहले पहुंचती है। तो अगर आप देखोगे सबसे तीव्र गति से चलने वाली ये तरंग पृथ्वी के सतह पे सबसे पहले पहुंचती है, और इसी कारण इसका नाम जो है प्राइमरी रखा गया है, प्राथमिक। ये प्राइमरी इसीलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहले पहुंचती है। तो ये क्या है, पी तरंग है। अच्छा, अब इनके चलने की गति क्या होती है, आपने केंचुए की गति देखा है ना, केंचुआ अगर जैसा चलता है, ये आगे चलेगा, फिर पीछे चलेगा, आगे चलेगा, पीछे चलेगा, आगे, ये टू एंड फ्रो इसकी गति होती है, और इसी कारण यह चट्टानों में कंप्रेशन उत्पन्न करती है। तो ये पी तरंगों की चलने की गति कैसे होती है, केंचुआ जैसे चलता है वैसे। दूसरी तरफ एस को अगर आप देखोगे ना, तो यह जो है सांप जैसे चलता है, यानी लेफ्ट राइट ये, यानी प्राइमरी वेव में अगर हम देखें तो वेव के चलने का डायरेक्शन, यानी अणुओं के कंपन करने का डायरेक्शन, और यह जो है उनके वेव के चलने के डायरेक्शन के साथ ये उसी पैरेलल रहते हैं। जबकि इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, दोनों में 90 डिग्री, यानी एक दूसरे से लंबवत होते हैं। तो इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से इस तरंग से संबंधित आपको असत्य कथन का चयन करना है। अभी इस तरंग की हमने बात किया ही, उसमें आपको ये बताना। अब देखिए यह जो है कह रहा है कि यह इन तरंगों को द्वितीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है। बात सही है, सेकेंडरी वेव के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि प्राइमरी के बाद ये सरफेस पे पहुंचती है, इसलिए सेकेंडरी वेव। कह रहा है यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती है, ये भी सही बात है। ये तरंगे जो है केवल ठोस माध्यम में चलती है। ये पी तरंगों से इसकी गति जो है 40% कम होती है। अगर पी तरंगे 12 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है तो यह जो है 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, थोड़ी इसकी, इसीलिए तो ये लेट से पहुंचती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा है कि इस तरंगे ध्वनि तरंगों की बात ही चलती है, नहीं ध्वनि तरंग की बात ही नहीं, प्रकाश तरंग की बात ही चलती है। यह जो है लाइट वेव के रूप में चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है, ना कि ध्वनि तरंग के रूप। तो असत्य कथन कौन हो जाएगा, डी इसके लिए असत्य हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो, ये आपसे पूछा गया है कि ओजस डेल सलाडो जो है कहाँ स्थित है। आप साउथ अमेरिका के अंदर देखोगे तो यह जो है अर्जेंटीना में स्थित है। तो ओजस डेल सलाडो जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना के ये बॉर्डर पे, यानी ये देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए माउंट एटना, तो आपने कई बार, मैंने आपको चर्चा किया है कि ये इटली प्रांत के सिसिली आइलैंड पर स्थित है। तो माउंट एटना कहाँ हो जाएगा, सिसिली द्वीप पे, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, यानी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ये आपसे यहाँ पूछा गया। अब देखिए यह जो है आपकी लयुआ ज्वालामुखी देखोगे, बायरन आइलैंड तो अभी हाल ही में इस पे विस्फोट हुआ था, तो ये तो है ही। माउंट ताल देखोगे ये। अब ये चिम्बरा इसमें जो है ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है चिम्बरा जो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ स्थित है। ठीक, अब ये अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यह आपको अलास्का क्षेत्र में जाइएगा तो आपको धुआरों की घाटी। अच्छा, जब इसी धुआं मतलब ये आप देखोगे ज़मीन के अंदर से वोल्केनिक इरप्शन जो होता है तो उससे बहुत सारे जो है गैसेज निकलती है। अब अगर इसी में धुआरों की घाटी, अगर इसमें सल्फर गैस निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, सल्फोतरा के नाम से जानते हैं। उसको हम सल्फोतरा के नाम से जानते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ ये मेडिटेरेनियन सी, ये किसे कहा गया है। चूँकि ये एक्टिव वोल्केनो है, इसमें रह रह करके उद्गार होते रहता है, इस कारण से ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये इटली के पास स्थित है और ये स्ट्रम्बोली को ये कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रम्बोली इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जिसको 1962 में दिया गया था, तो ये कह रहा है कि ये किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किया। हालांकि इसमें कई लोग हैं, इसको देने वाले जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है ये देने वाले कितने लोग हैं, लेकिन इसने स्पेसिफिक जो है डेट दे दिया। अब ये डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं इससे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से, ये इनका जो है सिद्धांत यहाँ पर आप देखोगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी समुद्र तल का फैलाव, समुद्र नितल प्रसरण। लेकिन चूंकि इन्होंने इनका आइडिया दिया तो इस कारण से इसका सही आंसर क्या होगा, ये हैरी हेस। अगर मान लो 1912 ऐसे ही पूछ दिया होता कि किसने दिया, तो फिर वो उस समय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के रूप में एक थियरी थी, उसको वैगनर महोदय ने दिया। अब ये मैकेंजी एंड मॉर्गन अगर वही 1967 कहा होता तो इनकी बात हम करते। तो चूंकि डेट के कारण से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको गलती कराने की कोशिश की गई है, बट आप जो है इसको क्या करोगे, हैरी हेस। अच्छा, आपको बताना है, मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा कि ये प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले ये प्लेट शब्द दिया किसने था। तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा कि प्लेट किसने जो है ये टर्मिनोलॉजी दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पूछा गया है अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में कौन सा प्लेट स्थित है। अब देखो यह जो जब हम लोग बनाते हैं तो ये मान लीजिए आपको देखने को मिलेगा ये अलास्का, अलास्का से नीचे आओगे तो ये कैलिफोर्निया, फिर यह जो है ये हडसन बे, जेम्स बे, न्यू फाउंटेन, टेक्सास, ऐसे करते हुए नीचे जाते हैं, ये नॉर्दर्न अमेरिका। अब इधर अगर आप देखोगे तो ये तो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक जो है प्लेट आपको देखने को मिलेगा, ये पैसिफिक सी आपको है तो उस पर पैसिफिक प्लेट। अब यहाँ पर आपको पूछा है कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, ये अलास्का के दक्षिण में मतलब अलास्का के नीचे यहाँ, और उत्तरी अमेरिका के ये पास, तो ये कौन सा प्लेट देखने को मिलेगा, जुआन डी फूका। ठीक, वैसे ही नीचे अगर आप जाओगे तो आपको ककोस प्लेट देखने को मिलेगा, फिर नजका प्लेट देखने को मिलेगा। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलिफोर्निया के निकट सैन एंड्रियाटिक फॉल्ट यानी सैन एंड्रियाटिक यह जो है भ्रंश किस प्रकार के प्लेट पर निर्मित है। मतलब प्लेट के 3 तरह के मार्जिन होते हैं। अगर आप से मैं बात करूँ तो देखो, अगर प्लेट एक दूसरे के तरफ आ रहा है तो इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं, क्योंकि एक प्लेट दूसरे से टकराएगा, एक नीचे जा करके पिघल जाएगा और फिर ऊपर वोल्केनो के रूप में सामने आएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए एक प्लेट अलग दिशा में, दूसरा प्लेट अलग दिशा में जा रहा है, तो इसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी रचनात्मक किनारा कहते हैं, क्योंकि तब जो है इसमें मैग्मा निकल करके जम करके और नया जो है रिज का निर्माण करता है। और अगर 2 प्लेट पैरेलल चली जाए या एक दूसरे के विपरीत पैरेलल चली जाए तो फिर इसको जो है हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के नाम से जानते हैं। तो 3 तरह की यहाँ पर आपको बाउंड्री देखने को मिलेगा। इसी तरह के ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का ही यानी संरक्षित किनारा का ही ये उदाहरण आपको देखने को मिलेगा सैन एंड्रियाटिक फॉल्ट। इसमें ना तो कोई नए प्लेट का निर्माण होता है, ना पुराने प्लेट का जो है किसी तरह की क्षति होती है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, निम्नलिखित में असुमेलित कथन की आपको पहचान करना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको गलत दिया है।
अब देखो फ्यूजी प्लेट कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के यह उत्तर पूरब में स्थित है। तो यह जो है फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में, ठीक है। उसके बाद फिलीपींस प्लेट जो है आपसे कह रहा है यहाँ पर कि ये प्लेट जो है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। ये फिलीपींस के पास है, दोनों के बीच एक साइड इसके। अगर फिलीपींस प्लेट के हम पूरब में बात करें तो पैसिफिक सी, और पश्चिम में बात करें तो आपको ये एशिया कंटिनेंटल प्लेट देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब अगला प्रश्न, ये अगला बात कर रहा है अरेबियन प्लेट उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच स्थित है। नहीं, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका कहाँ से आएगा अफ्रीका के पास, बताइए। इन दोनों के बीच कहाँ से? ये अरेबियन प्लेट, ये अगर आप देखोगे या अफ्रीका अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ना। तो ये यूरोप और एशिया के बीच है, या एशिया और या अफ्रीका के बीच कह सकता था। तो यह जो है ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है, और इसी कारण से ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। तो अगर आप देखिएगा तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया जाता है। तो मैंने इसको बताया ही, अल्फ्रेड वेगनर जो है एक जलवायु वेता थे, और ये जलवायु के अध्ययन के लिए इन्होंने साक्ष्य जुटाए, और उन्होंने बताया कि समय के साथ एक कंटिनेंट एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा प्लेट 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है। जो बड़े प्लेट हैं उसमें कौन सा प्लेट शामिल नहीं है। तो अब देखो, ये जो बड़े प्लेट है उसमें अरेबियन प्लेट शामिल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, माइनर प्लेट। माइनर प्लेट की चर्चा हमने की थी, जैसे मैं जुआन डिफुका के बारे में बोला हूँ, माइनर प्लेट है। नजका के बारे में बोला हूँ, माइनर प्लेट है। मैंने नोवा स्कोशिया के बारे में बोला, माइनर प्लेट है। मैंने फिलीपींस के बारे में बोला, वो माइनर प्लेट है। अरेबियन प्लेट है, माइनर प्लेट है। तो ये सब माइनर प्लेट के अंदर आते हैं, ये मेजर प्लेट नहीं है। जबकि अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, ये मेजर प्लेट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें आपको सत्य कथन चुनना है, और ये कूट दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर कोड दिया गया है, और उस कोड के अकॉर्डिंग जो है आपको चुनना है। देखिए केवल 2, 2, 3, 1, 2 और सभी एक एक करके यहाँ स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहे कि अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया के विभाजन में उत्तरी भाग को अंगारालैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा। उन्होंने कहा कि ये पूरा जो है पहले एक पेंजिया था, जिसका विभाजन हुआ, ऊपर वाले भाग को अंगारालैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवानालैंड कहा। तो ये तो बात सही है। फिर अब गोंडवानालैंड के टूटने से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। ये भी बात सही है। साउथ के ईस्ट के टूटने से दक्षिण अमेरिका बनेंगे, अफ्रीका बनेगा, मेगाडास्कर बनेगा, या फिर जो है इंडिया बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो बात तो सही है। अब कह रहे अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के बीच आर्कटिक सागर था। नहीं, इसके बीच टेथिस सागर था। इसके बीच कौन सा सागर देखने को मिलेगा, टेथिस सागर। तो ये टेथिस सागर था, न कि यहाँ आर्कटिक सागर था। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी 1 और 2 यह जो है सही है। तो अगर इसमें अगर कोड को देखोगे तो कोड के अनुसार ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखोगे, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन देखने को मिलेगा, एशिया, और सबसे छोटा कौन देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पेयर जो है हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से आपको जो है ये कूट दिया गया है और सजाना है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आज थोड़ा हमने ज़्यादा रखा है, और इसको जो है एक तरफ इधर जो है आपके पठार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है कंट्री दिया गया है। जैसे सान का पठार, तकला मकान का पठार, एनातोलिया का पठार, ये आपको दिया गया है। अब देखो सान का पठार अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सान का पठार आप जो है म्यांमार से मिला दोगे। ठीक, अगर तकला मकान का देखना होगा तो ये चाइना के अंदर आपको मिलाना होगा। अनातोलिया का पठार देखना होगा तो ये टर्की में, टर्की का नाम बदल गया ना, तुर्की ये हो गया, तो ये तुर्की के अंदर देखने को मिलेगा। और पुटावर का पठार जो है पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का जो हो जाएगा 3। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वान झील किस में स्थित है। वान झील अपने सैलिनिटी के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा, सबसे लवणीय झील है, सबसे ज़्यादा यहाँ सैलिनिटी देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ 330 ग्राम, ठीक, पर 1000 जो है ये ग्राम, यानी पर के लीटर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 330 पर 1000 ऐसे।
पर थाउजेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है ये टर्की के अंदर है, जिसका नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को आप चयन करिए। सामने सामने दिया गया है, कौन अगर जो भी उसके पेयर मैच नहीं कर रहा है तो उसको आपको अलग कर देना है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर गोबी मरुस्थल मंगोलिया बिल्कुल सही है, अल नाफूद सऊदी अरब बिल्कुल सही है, दस्ते काबीर ये बिल्कुल सही है, रब अल खाली ये गल्फ कंट्री में है बट यह ईरान में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य कथन हो जाएगा। अब आपको कमेंट में ये बताइए, ये रब अन खाली या रूब अन खाली जो है अल खाली, ये मरुस्थल है कहाँ, किस देश के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 83 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है मलेशिया का मुद्रा का नाम क्या है। जैसे करेंसी के, जैसे इंडिया में आप देखोगे रुपया है, पाकिस्तान में भी रुपया है, और बांग्लादेश में आप देखोगे टका है। तो इसी तरह से आपसे पूछा गया कि मलेशिया में मुद्रा का क्या नाम है। तो मलेशिया में मुद्रा का नाम देखने को मिलेगा रिंगरीट। तो ये क्या हो जाएगा, रिंगरीट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अफ्रीका कंटिनेंट की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है। अफ्रीका कंटिनेंट की सबसे बड़ी झील ये कौन सी है। तो अगर आप देखोगे अफ्रीका कंटिनेंट की सबसे बड़ी झील ये लेक विक्टोरिया जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन सी झील है, लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। ये अगर अफ्रीका की मैं बात करूँ, ये अपना ये अफ्रीका है, ये देखिए ये, तो यह जो है यहाँ पर सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे लास्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो इसको केप अंगुलहास के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहीं से एक जो है ये केप अंगुलहास से ही एक इंडियन ओशन में एक करंट फ्लो करती है, यहाँ पर इसको अंगुलहास करंट के नाम से जाना जाता है। तो ये आप क्या करेंगे इसको, ठीक, केप अंगुलहास। तो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाएगा, केप अंगुलहास इसको कहा जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर राज्य दिया है और उसकी राजधानियाँ दी गई है और कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है असुमेलित है, मतलब सही नहीं है। आप देखोगे यहाँ मिस्र की राजधानी दिया गया है काहिरा। ठीक है, तो यह जो है मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी। इसी समय बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन हो जाएगी। जिम्बाब्वे की हरारे हो जाएगा। अब यहाँ लीबिया की राजधानी दिया गया रबात, जो कि क्या है, गलत है। तो इसमें जब ये हम लोग को चुनना क्या था, असुमेलित कथन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। लीबिया की राजधानी जो है वो रबात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहरों का देश किसे कहा जाता है। नहर का देश जो है ये किसे कहा जाता है। तो अगर आप देखोगे पाकिस्तान को प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, तो इसको हम जो है नहरों का देश के नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ कैनाल। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें किसको जो है ब्लाइंड कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। अगर ब्लाइंड कंटिनेंट की बात करें तो हम अफ्रीका कंटिनेंट को हम लोग ब्लाइंड कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा इस वीडियो का। हाँ, अफ्रीका कंटिनेंट की सबसे ऊंची चोटी ये कालीमंजारो किस देश में स्थित है। तो अगर आप देखेंगे कालीमंजारो जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तंजानिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज़ भी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो इस तरह से आप जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जहाँ भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन में से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को नजर आएंगे। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिए। आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मेरे लिए भी ये मोटिवेशन हो और मैं कंटिन्यूअस जो है इस तरह की सीरीज आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।